अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो मकसद है वो है फोर्थ ईयर एमएलटी के हवाले से आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, बुक्स के हवाले से बताऊंगा। इसके अलावा जो है कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आप लोगों ने पढ़ने हैं, और वीडियो के एंड पर जो है मैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हवाले से जो है आप लोगों को गाइड करूंगा कि कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है आप लोग चूज़ कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम जो टोटल मार्क्स है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्थ ईयर एमएलटी के अंदर टोटल मार्क्स कितने हैं और उनकी डिवीजन किस तरीके से है, कि पेपर वन जो है और पेपर टू जो है वो कितने मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स जो है आपके पास होते हैं 400 मार्क्स। वैसे तो ये जो ऑफिशियल जो करिकुलम है यूएचएस का उसके अंदर जो है 300 मार्क्स लिखे हुए हैं। ये जो है गलत लिखा हुआ है, 300 मार्क्स नहीं होते, 400 मार्क्स होते हैं। तो ये करिकुलम के अंदर जो है उन्होंने ब्लंडर मारा हुआ है। यहाँ पर 300 जो है मेंशन किया हुआ है, हालांकि यहाँ पे 400 जो है मेंशन होना चाहिए था। वो इस तरीके से कि दो आपके पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जो है वो तो कॉमन है, वो सब बच्चों ने देना ही देना है। वो है बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स का। इसमें किसी भी किस्म की जो है चॉइस नहीं है। जो पेपर टू है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट का होगा। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपको आपके पास जो है डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल है, कि आप माइक्रो रखना चाहते हैं तो माइक्रो रख लें, मोलिकुलर रखना चाहते हैं मोलिकुलर रख लें। और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट को आप लोगों को चूज करना होगा। तो टोटल आपके पास जो है दो पेपर बन जाते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जो है वो होगा बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स का, और पेपर टू जो है वो आपके पास होगा इलेक्टिव सब्जेक्ट का। अब जो पेपर वन है इसके टोटल मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स, और जो पेपर टू है इसके टोटल मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स। अब ये जो बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स का पेपर है, इसमें जो 100 मार्क्स है इनकी डिवीजन किस तरीके से है। इसमें से जो 50 मार्क्स हैं वो आपके पास हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के, और जो 50 मार्क्स हैं वो हैं प्रैक्टिकल पोर्शन के। ठीक है। और ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट के 300 मार्क्स हैं वो इस तरीके से बनेंगे कि 100 मार्क्स होंगे थ्योरेटिकल पेपर के, और 200 मार्क्स जो हैं वो होंगे प्रैक्टिकल पोर्शन के। अब यहाँ पर जो है चेंजिंग आएगी कि जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो 100 मार्क्स का नहीं है, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो 200 मार्क्स का है। तो 200 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन हो जाएगा, 100 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा, टोटल आपके पास 300 मार्क्स हो जाएंगे। तो 300 मार्क्स इलेक्टिव सब्जेक्ट के, 100 मार्क्स जो हैं वो बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स के, फिर टोटल जो मार्क्स हैं वो होंगे 400। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल के अंदर 200 मार्क्स हैं, वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं। इनमें से जो 100 मार्क्स होते हैं वो आपको रिटर्न कोई क्वेश्चन आ रहता है, वो आप लोगों ने जो है लिखना होता है, और 100 मार्क्स का जो है वो वाइवा आ जाता है। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो तो आप लोगों को आइडिया है ही कि थ्योरेटिकल पोर्शन का जो एग्जाम है वो यूएचएस जो है वो जो है सारा कंडक्ट करवाएगा, वो वहाँ पर जो है आप लोगों का होगा। तो ये आपके पास हो गए टोटल मार्क्स। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि जो बायोस्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है और दूसरा जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उनके आगे जो है फर्दर मार्क्स की किस तरीके से जो है डिवीजन होगी। बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड ये जो है सब्जेक्ट का कंप्लीट नाम है। ये आप लोगों ने जो है याद करना है कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि बायोस्टैटिस्टिक्स ही है, इसके अंदर जो है रिसर्च मेथड्स भी जो है वो इंक्लूडेड है। कह लें कि दो पोर्शंस बने हुए हैं, एक बायोस्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होगा और एक रिसर्च मेथड्स का जो है वो पोर्शन होगा। अब इसके अंदर जो है आपके पास जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो जैसे मैं बता चुका हूँ कि वो 45 मार्क्स का होगा। 45 मार्क्स के अंदर जो है आपके पास 25 MCQs आती हैं और 4 SCQs आती हैं। यहाँ पर अगेन जो है मिस्टेक है, यहाँ पर 5 SCQs नहीं है, यहाँ पर 4 SCQs आएंगे, और 20 MCQs नहीं है बल्कि 25 MCQs आएंगे। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है 1.5 आवर लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। आपको वहाँ पर जो है इससे ज़्यादा टाइम जो है प्रोवाइड किया जाता है। कह लो कि बस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड्स के अंदर अच्छा खासा टाइम जो है अवेलेबल होता है। आप इजीली जो है पेपर को जो है कंप्लीट कर लेते हो, टाइम से पहले ही ख़त्म कर लेते हो। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जो कैलकुलेटर है वो भी आप लेकर जा सकते हैं, तो कैलकुलेशंस का भी जो है आप लोगों को किसी भी किस्म का जो है मसला जो है
नहीं होगा, वो इजीली जो है वो आप कैलकुलेटर के ऊपर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसके ऊपर कर सकेंगे। ठीक है। इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर जो है 100 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल का जो पेपर है उसकी डिवीजन इस तरीके से होगी कि 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट आ जाएगी, और 90 मार्क्स का जो है वो यूएचएस के अंदर जो है एग्जाम कंडक्ट होगा। इसमें जो है आपके पास 9 जो है वो एससीक्यूज आ जाएंगे, और 45 जो है एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है। अब जो है मेन चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें जो है कौन कौन से आपके पास जो है ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर जो है आपके पास इम्यूनो हिमाटोलॉजी आ जाता है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगा, एडवांस क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी आ जाएगा, मेडिकल जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, एडवांस क्लिनिकल केमिस्ट्री है। इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है आप लोगों ने चूज करना होगा, और आमतौर पर जो है 1 मंथ का जो है टाइम प्रोवाइड किया जाता है कि इसके अंदर जो है स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट की चेंजिंग वगैरह करवाना चाहता है तो विद इन 1 मंथ जो है वो सब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। तो बेहतर यही है कि फ्रॉम द डे वन ही आप लोग जो है एक सब्जेक्ट को लेकर चलें, कि आप लोगों का जो है माइंड है पहले से बना हो। ठीक है। और इसके अलावा ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो है सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही मौजूद हों। जैसे मैं आपको शेख ज़ैद की एग्जांपल दूं तो शेख ज़ैद के अंदर जो है आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का और माइक्रोबायोलॉजी का जो है ना वो ऑप्शन जो है प्रोवाइड किया जाता है कि आप माइक्रो रख सकते हैं या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रख सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो एक नया सब्जेक्ट है, तो एक नया जो एक डिपार्टमेंट है उसका आप लोगों को एक्सपोजर मिल जाता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो आप लोगों ने एमएलटी के फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर जो है उनके बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। जैसे ब्लड बैंकिंग का तो सेकंड ईयर में पढ़ा था, माइक्रो का थर्ड ईयर में पढ़ा था, इम्यूनो का सीपी का आप लोगों ने थर्ड ईयर के अंदर जो है पढ़ा हुआ है। बस उनको जो है अगेन जो है आप लोगों ने पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, उनकी एक्सटेंसिव जो है स्टडी करनी है। मुश्किल नहीं है, वही चीज़ें होंगी, बस उन्हें जो है डिटेल में पढ़ना होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जो जेनेटिक्स है ये थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आपको बताऊं तो और ये जो है दोनों जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं। जेनेटिक्स के अंदर जो है मेनली जेनेटिक्स का पोर्शन आ जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डिफरेंट जो है टेक्निक्स वगैरह वो आ जाएंगे। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो है प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन है वो आपको फर्दर जो है आगे आने वाली स्लाइड्स में बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो होता क्या है, और कौन सी बुक्स जो है वो आप लोग इसे जो है फॉलो कर सकते हैं। उसके वाले से भी जो है मैं आपको नेक्स्ट जो है बताता हूँ। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो है कंप्लीट जो है करिकुलम आप लोगों के सामने जो है शो हो रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये जो सारी चीजें हैं आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो है पढ़नी होंगी। अब मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सारी डिटेल आपको क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो अपना सब्जेक्ट रहा है इलेक्टिव सब्जेक्ट वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रहा है। जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को ही सिलेक्ट करते हैं। उसकी एक वजह ये भी होती है कि जैसे मैंने पहले बताया कि नई नई चीज़ जो है वो आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। अब माइक्रो जो है वो तो बच्चों ने पहले भी पढ़ी होती है, उसे सिर्फ डिटेल में पढ़ना है, तो वो मुश्किल काम नहीं है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो है मिल जाएगा। आपके लिए जो फर्दर अपॉर्चुनिटीज हैं वो उनके अंदर जो है इजाफा हो जाएगा। मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर जो है आप लोगों के पास दो पोर्शंस आ जाती हैं, एक है थ्योरेटिकल पोर्शन और एक है प्रैक्टिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर जो है कौन से टॉपिक्स हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पहले से भी आइडिया है, जैसा कि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो क्या होती हैं, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, प्रोटीन्स क्या है, उनके बारे में स्टडी करना है। मोलिकुलर बायोलॉजी नाम से जाहिर है कि इसके अंदर आप लोगों ने मोलिकुलर लेवल के ऊपर जो है स्टडी करनी है, कि आप लोगों ने जो है सेल के अंदर जो है जो डीएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है और प्रोटीन्स मौजूद हैं उनके लेवल के ऊपर जो है स्टडी करनी है। उनकी केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में आप लोग सीखेंगे, क्रोमोसोम और जीन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ये स्टडी करेंगे। और इसके अलावा डीएनए डैमेज की काजेज क्या हैं और इसके डिफरेंट जो है रिपेयर मैकेनिज्म्स क्या हैं, ये जो है चीज़ें आप लोग थ्योरेटिकल जो है वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाएंगी। ये जो है आप लोगों ने
थ्योरेटिकल पोर्शन से चीज़ें करनी है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए डैमेज रिपेयर, क्रोमोसोम जीन स्ट्रक्चर। और अगर मैं प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करूं तो प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर जो है आ जाएगा आपके पास पीसीआर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीसीआर की टाइप्स क्या होती हैं, पीसीआर को बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है आप लोगों ने करना है, इससे जो है एग्जाम का मेजर पोर्शन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल में से पीसीआर का। इसके अलावा जो है आप लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में स्टडी करना है कि एज क्या होता है, पेज क्या होता है। एज यानी कि एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज यानी कि पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बारे में स्टडी करना है। डिफरेंट ब्लोटिंग टेक्निक्स होती हैं, साउदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, इनके बारे में स्टडी करना है। न्यूक्लिक एसिड की एक्सट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, डीएनए आरएनए की एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होगी, माइक्रोआरए टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये आप लोग पढ़ेंगे। डीएनए सीक्वेंसिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो आप स्टडी करेंगे। और म्यूटेशन एनालिसिस की टेक्निक्स जो है स्टडी करेंगे, और जीन स्कैनिंग की जो टेक्निक्स हैं वो स्टडी करेंगे। तो ये सारा जो है ओवरव्यू मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने सारे साल के अंदर जो है कंप्लीट चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस जो है इतना लेंथी नहीं है, बस चीज़ों को साथ साथ पढ़ेंगे तो साल के एंड तक जो है इजीली आप लोगों की चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। बल्कि मल्टीपल जो है रिवीजन्स भी आप लोग कर सकते हैं। फोर्थ ईयर के अंदर जो आपका सिलेबस है वो ज़्यादा नहीं है, आप जो है आराम से चीज़ों को जो है कवर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक्स के वाले से, कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आप लोगों ने कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट है और इसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं, इसके जो मार्क्स हैं वो 300 मार्क्स हैं। अगर आप इसे कंपेयर करो 100 मार्क्स ऑफ द बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, तो इसका मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप लोगों को डिटेल में जो है पढ़ना पड़ेगी। इलेक्टिव सब्जेक्ट का मकसद ही यही है कि एक सब्जेक्ट को पकड़ लें, लेकिन उसकी जो स्टडी है वो कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए। तो इसके लिए जो बुक्स हैं वो भी आप लोगों को मल्टीपल पढ़ना पड़ेगी। इसके लिए जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैंने चीज़ें बताई है ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए डैमेज रिपेयर, वो सारी चीज़ें जो है बायोकेमिस्ट्री, जो लिपन कोड की जो बायोकेमिस्ट्री है उसके अंदर एक चैप्टर है, वो जो है ये सारी चीज़ों को कवर कर देगा। एक चैप्टर कह लें या एक सेक्शन कह लें, और उसमें जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएंगी। थ्योरेटिकल पोर्शन इजीली जो है कवर हो जाएगा, उसे आपने जो है वर्ड बाय वर्ड अच्छे तरीके से जो है सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। इसके अलावा हाशमी की बायोकेमिस्ट्री जो है, वहाँ से भी आप लोगों ने जो है चीज़ें करनी होंगी। प्रैक्टिकल पोर्शन के वाले से जो किताब है वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। ये जो है पीडीएफ में अवेलेबल है, और यहाँ से जो है आप लोगों का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। जो मैंने बताया है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, फ्लोटिंग टेक्निक्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन, न्यूट्रिशन एनालिसिस टेक्निक्स, जीन स्कैनिंग, वो सारी चीज़ें जो हैं इस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स के अंदर डिटेल में बताई गई हैं। ये पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ से जो है ये आप लोगों का प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थियोरेटिकल पोर्शन के लिए जो है जो लिपन कोट है वहाँ से हो जाएंगे। इसके अलावा जो है हाशमी की बायोकेमिस्ट्री है वहाँ से कवर हो जाएगा। और प्रैक्टिकल पोर्शन जो है आप लोगों का मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स से जो है इजीली कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप लोग कैप्लान की बुक है वो भी पीडीएफ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जो है रिव्यू कर सकते हैं। उसमें रिव्यू जो है प्रोवाइड किया गया है, और जो सड़क्रम की स्लाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई हैं। उन्हें जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्टडी करना है, तो आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है उसकी कंप्रीहेंसिव स्टडी जो है आप लोगों को हो जाएगी, और आप लोग जो है कॉन्फिडेंट होकर जो है एग्जाम में जा सकते हैं। आप लोगों को किसी भी किस्म का मुश्किल का सामना जो है इंशाल्लाह ताला नहीं करना पड़ेगा। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है जी बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। अब बायोस्टैटिस्टिक्स जो है, वैसे तो जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है ना, ये है कि डाटा की कलेक्शन करना, उसका एनालिसिस करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, वो स्टैटिस्टिक्स होता है। ये इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है रिलेटेड टू द मैथ। लेकिन बायोस्टैटिस्टिक्स, बायो सा लगाने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स की जो है एप्लीकेशन जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाएगी, रिलेटेड टू द मेडिकल, रिलेटेड टू द हेल्थ, वो जो है हमने स्टडी करना होगा। सारी की सारी स्टैट ही पढ़नी, सिर्फ वो स्टैट जो कि
एप्लीकेशंस रखती है हेल्थ के रिलेटेड, वो हमने स्टडी करनी है। तो इसमें जो है बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैथ हमें करना पड़ेगा, लेकिन मैथ जो है वो बिल्कुल बेसिक होगा, वो इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, वो आप लोग कर लेंगे, उसमें आप लोगों को मुश्किल जो है इतनी फेस नहीं करना पड़ेगी। और रिसर्च मेथड्स जो है वो भी जो है इम्पोर्टेंट पोर्शन है। बायोस्टैटिस्टिक्स में जो है वो मैथ के रिलेटेड है, रिसर्च जो है वो रिसर्च के रिलेटेड है। कि रिसर्च जो आप लोगों ने रिसर्च रिपोर्ट बनानी है ना, वो आप लोगों ने टाइमली अपना जो टॉपिक है उसे अप्रूव करवा लेना है कि सर मैं जो है इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है, करना चाहती हूँ, तो ये मुझे जो है अप्रूव कर दें। तो जितनी जल्दी जो है रिसर्च का टॉपिक जो है ले लेंगे, वो उतना ही जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। हर बच्चे ने जो है डिफरेंट टॉपिक के ऊपर जो है रिसर्च करना होती है। तो रिसर्च मेथड्स के अंदर जो है आप लोगों को आपकी रिसर्च के हवाले से सारा कुछ बताया जाता है कि रिसर्च की टाइप्स क्या होती हैं, डिफरेंट स्टडी डिज़ाइंस क्या होते हैं, और भी जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप लोग रिसर्च मेथड्स के अंदर जो है पढ़ेंगे। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो है ये जो हेडिंग्स बनाई गई हैं ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं आपकी बुक के। बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स के लिए जो बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू द बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स बाय मोहम्मद इब्राहिम। ये जो है बाय मोहम्मद इब्राहिम जो ऑथर है, उनकी बुक से जो है आप लोगों ने बायोस्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड्स जो है वो सारे आप लोगों ने करना है। और इसके अलावा आपके पास जो है सोल्ड पास पेपर्स की एक बुक होती है, वो भी मोहम्मद इब्राहिम की है, वो भी अवेलेबल है। वहाँ से आपको जो पास पेपर्स जो हैं सोल्ड किए हुए हैं वो मिल जाएंगे। तो दोनों बुक्स जो है आप लोगों ने लेनी है। ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड एक बुक है जो आप लोगों ने स्टडी करनी है। और फिर जो है आप लोग पास पेपर जो है सोल्ड इस बुक से, दूसरी वाली बुक से देख सकते हैं। अब ये जो बुक है इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स बने होंगे। इंट्रोडक्शन का चैप्टर होगा जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में जो है बताया होगा, वेरिएबल क्या होता है, डाटा क्या होता है, वो सारा आप लोगों ने जो है स्टडी करना होगा। सैम्पलिंग टेक्निक्स का चैप्टर है, डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं कि डाटा कलेक्शन आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, उस पर रैंडम सैम्पलिंग आप लोगों ने करनी है कि सिस्टेमिक सैम्पलिंग करनी है। तो डिफरेंट जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर आ जाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ डाटा, किस तरीके से डाटा को मैनेज करना है, और इसकी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ्स और इन द फॉर्म ऑफ द चार्ट्स। मेजर ऑफ लोकेशन है, मेजर ऑफ वेरिएशन है। इसके अलावा जो है आप लोगों के चैप्टर्स हैं, सेंटर टेंडेंसी क्या होता है, मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, वो आप लोगों ने स्टडी करना है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने पढ़नी है। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है वो भी आप लोगों ने करना है। मेजर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होते हैं जो कि आप लोगों ने अपनी रिसर्च के अंदर जो है अप्लाई करना होते हैं। और लास्ट पर जो है रिसर्च का जो है पोर्शन आ जाता है। तो ये जो है मेन चैप्टर्स की जो है वो हेडिंग है जो कि मोहम्मद इब्राहिम की बुक में जो है वो अवेलेबल होंगी। बाकी अभी तो मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी एक ओरिएंटेशन कंडक्ट करवा रहे हैं तो बेसिक सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ। इनकी आगे जो है फर्दर डिटेल्स जो है वो आने वाले टाइम टाइम में जो है वो साथ साथ जो है हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट के हवाले से जो है आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट के हवाले से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हम जो है कौन सा सब्जेक्ट जो है इलेक्टिव चूज करें। तो उनको सबसे पहले जो है रिकमेंडेशन यही दी जाती है कि जो आपका इंटरेस्ट है ना उसे फॉलो करें। कि अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी जो है सब्जेक्ट अच्छा लगा थर्ड ईयर के अंदर, तो आप लोग जो है माइक्रोबायोलॉजी को जो है एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो चूज करें। अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को रखें, तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी रख सकते हैं। अब दोनों के अंदर डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो थर्ड ईयर वाली चीज़ें ही हैं, लेकिन उन्हें फर्दर जो है डिटेल में पढ़ना होगा। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो है आप लोगों ने मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो है सेल की जो स्टडी करनी होगी। अब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है
और जो माइक्रोबायोलॉजी है, दोनों का अपना स्कोप है। ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जिससे ज़्यादा स्कोप है, माइक्रोबायोलॉजी का ज़्यादा स्कोप है। दोनों का जो अपना स्कोप है वो अपनी अपनी जगह मौजूद है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो एक इमर्जिंग फील्ड है। अब आने वाला जो टाइम है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, क्योंकि इसके अंदर जो टेस्ट होते हैं ना वो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह वो नहीं होते। तो अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो है डिजीज का डायग्नोसिस बना लेते हैं तो वो उस डिजीज की कंफर्मेशन हो जाती है, आपको फर्दर टेस्टिंग करने की जरूरत पेश नहीं आती है। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसका ये एडवांटेज जो है। इसके अलावा इसकी जो मशीनरी है वो एडवांस्ड है, वो कॉस्टली है। और इसके अलावा और क्या इसका एडवांटेज हो सकता है? एक ये एडवांटेज हो सकता है कि एक नए डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट का आप लोगों को एक्सपोजर हो जाएगा। अब जैसे माइक्रो है वो तो हमने पहले से पढ़ी हुई है। अब जो है अगर हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो एक अच्छी बात है। आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डिपार्टमेंट में कौन से टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे? इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है पीसीआर आपके जहन में आता है कि पीसीआर जो है हम करते हैं। हेपाटाइटिस बी के लिए जो है पीसीआर करते हैं, हेपाटाइटिस सी के लिए पीसीआर किया जाता है, एचआईवी के लिए पीसीआर किया जाता है। और भी जो है ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरियाज भी हैं, एमटीबी जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके लिए जो है पीसीआर लगाया जा सकता है। और डिफरेंट जो है और भी चीज़ें हैं जिनके लिए जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई वगैरह हैं, और भी बैक्टीरियाज हैं, और भी वायरसेस हैं जिनके लिए जो है पीसीआर की जो टेक्निक है इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है टेक्निक्स जो हैं वो आपको जो है उनका आइडिया हो जाएगा, प्लॉटिंग टेक्निक्स का आइडिया हो जाएगा, माइक्रोरे टेक्नोलॉजी का आइडिया हो जाएगा, म्यूटेशन डिटेक्शन का आइडिया हो जाएगा। तो एट द एंड जो है फैसला आप लोगों को जो है खुद ही करना होगा। बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट के वाले से ये भी नहीं है कि अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल लें जी। इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी गलती होगी तो आगे जाके पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आगे जाके भी इतना कोई मसला नहीं है। आगे अगर तो आपका एमफिल करने का प्लान है तो फिर बेटर है कि आप वही सब्जेक्ट चूज करें जिसके अंदर जो है आप फर्दर जो है एमफिल में जो है स्टडी करना चाहते हैं। जैसे कोई चाहता है कि मैं आगे एमफिल जो है माइक्रोबायोलॉजी में करूँ तो उसे चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी को जो है वो एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट रखे। एक कहता है कि नहीं जी मैं चाहता हूँ कि मैं एमफिल जो है आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर करूँ, तो फिर उसके लिए बेटर है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को जो है रखे। करियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो दोनों के लिए अवेलेबल होंगे। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी एमफिल हो रहा होगा, मॉलिक्यूलर के अंदर जो है एमफिल हो रहा होगा। तो अभी अगर आप चूज कर लेते हैं कि अगर आपने फर्दर स्टडी करनी है तो आप उसे इलेक्टिव सब्जेक्ट रखें कि जिसके अंदर जो है आप आगे जाकर जो है पढ़ना चाहते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं कि अगर आपने जो है अपनी जो है डिग्री कंप्लीट होने के बाद जॉब वगैरह करनी है तो तब कोई इतना आपसे डिटेल में नहीं पूछता कि आपने कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा था, कि कौन से सब्जेक्ट में आप लोगों ने जो है ज़्यादा स्टडी की हुई है। इतना ज़्यादा जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका जो ज़्यादा है वो आपके एमफिल के हवाले से है। एमफिल के हवाले से भी ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि, जैसा कि आपको मैं एग्जांपल दूं कि पीयू के अंदर सीईएमबी का जो वो डिपार्टमेंट है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करवा रहा है एमफिल के अंदर। ठीक है। अब वहां पर जो है रिक्वायरमेंट ये जो नहीं है कि आपने जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रखा हो, ये ऐसी कोई ऐसा सच रिक्वायरमेंट है नहीं है। सीईएमबी के अंदर, पीयू के अंदर अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एमफिल करना है तो उसके लिए जो है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है। जिसने माइक्रोबायोलॉजी को इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज किया था वो भी जो स्टूडेंट है अप्लाई कर सकता है। जहाँ तक जो है मुझे नॉलेज है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उससे भी पूछा नहीं जाएगा कि आप इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा रखा है। लेकिन बात फिर वही है कि अगर तो आपने करना ही है फिर मौलिक बायोलॉजी के अंदर है तो आप पहले से उस सब्जेक्ट को जो है आप चूज करके रखें। तो लास्ट पर मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने जो है सब्जेक्ट को जो चूज करना है अपने इंटरेस्ट के ऊपर जो है चूज करें। ये नहीं है कि एक ज्यादा लोग जो है एक सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो देखा देखी में कहें जी मैं भी चलो इसी सब्जेक्ट को चूज कर लेता हूँ। जो आपको इजी सब्जेक्ट लगता है वो आप लोगों ने कर लेना। बाकी फोर्थ ईयर के अंदर जो है आप लोगों के पास टाइम जो है अच्छा खासा अवेलेबल है। आप लोग जो है अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा, डिफरेंट लैब्स में जो है इंटर्नशिप करें, ट्रेनिंग करें, और साथ साथ जो है अगर जॉब आपको मिलती है तो जॉब भी आप लोग
कर सकते हैं। क्योंकि अगर तो आप जो है सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो तो आप लोग इजीली कर ही लेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो आप लोग उसे अभी से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग वगैरह होती है आपको डिग्री के बाद फिर करना पड़ेगी, तो बेहतर यही है कि आप डिग्री खत्म होने से पहले ही अपना जो है अपनी सीवी को जो है वो आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लें। बुक्स के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मौलिक बायोलॉजी के अंदर जो है लिपन कोट है, हाशमी की जो बुक वो भी अवेलेबल है। और प्रैक्टिकल पोर्शन के हवाले से मौलिकुलर डायग्नोस्टिक्स किया है। और बायोस्टैटिस्टिक्स के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया कि बायोस्टैटिस्टिक की जो मोहम्मद इब्राहिम की बुक है वो आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा सोल्ट पास पेपर जो है वो भी आप लोगों को जो है मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में फर्दर जो आप लोगों को सारी गाइडेंस है वो मैं हम लोग ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते जाएंगे। ये अभी ड्राइव लिंक बना के जो है जो बुक्स अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्म में वो भी आप लोगों के साथ जो है शेयर कर देते हैं। और रिसर्च के हवाले से भी जो है मजीद आप लोगों को जो है जो गाइड करना होगा वो हम कर दें। रिसर्च रिपोर्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च रिपोर्ट आप लोगों ने अच्छे तरीके से बनानी है। और अगर तो आप लोग बाहर स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपकी रिसर्च पब्लिश हुई होगी तो फिर जो है आप लोगों के स्कॉलरशिप्स के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। वैसे तो बीएस के लेवल के ऊपर जो रिसर्च रिपोर्ट होती है तो बेसिक होती है। आप लोगों ने थीसिस नहीं बनाना था। थीसिस और रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो है फर्क होता है। रिसर्च रिपोर्ट जो है छोटी होती है, थीसिस जो है बड़ा होता है। रिसर्च रिपोर्ट आप लोगों ने बनानी होती है कोई 30 से 35 पेज जो है उसके आपके पास बन जाते हैं। वो आप लोगों ने जो डाटा कलेक्शन करनी है सारी वो जो है रियल वाली करनी है। स्टैट भी आप लोगों ने जो है वो खुद से सारा जो है काम देख लेना है। तो आप लोगों के लिए एमफिल में जो है वो आसानी रहेगी। अभी से जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो फिर आने वाले वक्त में आप लोगों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने रिसर्च का टॉपिक जो है वो अच्छा टॉपिक रखें, उसकी सिलेक्शन जो है ठीक तरीके से करें। बाकी कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा, आप लोगों को जो है उस हवाले से गाइड कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।